यूनिट नंबर 5 4 तो कर लिया हमने और इसका नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो लेट अस डू द ब्रीच. इसका नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दो तरीके के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक एक्चुअल और दूसरा एंटीसिपेटरी ब्रीच. अब एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है कि हमें कोई कंडक्ट से पता पड़ता है या वो खुद ही मना कर देता है कि मैं परफॉर्म करूंगा नहीं. ठीक है, और जो मना कर देता है मैं परफॉर्म करूंगा नहीं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन ये है हमारे पास, दो ऑप्शन आते हैं फिर. ऑप्शन नंबर 1 कि हम कॉन्ट्रैक्ट को रीसेंड कर देंगे, माने कैंसिल कर देंगे तुरंत. और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू करने में नुकसान ये होता है कभी कभी वेट करने के चक्कर में कि ड्यू डेट पर कि हम वो करेगा नहीं करेगा, हम वेट कर लेते हैं. कंटिन्यू कर रहे हैं मतलब वेट करेंगे ड्यू डेट पे कि वो परफॉर्म करेगा या परफॉर्म नहीं करेगा. अब अगर आप वेट करते हो तो हो सकता है इस बीच में कोई सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाए. अगर कोई सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है इस बीच में, फिर आप क्या करोगे? तो डिसाइड करना है आपको. एक्चुअल ब्रीच में तो यही है कि भाई ड्यू डेट पर वो परफॉर्म नहीं करता है. जब ड्यू डेट आ जाती है परफॉर्म की, परफॉर्म नहीं करता है ड्यू डेट पे. ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच. नंबर 1 इज एक्चुअल, नंबर 2 इज एंटीसिपेटरी. एंटीसिपेटरी में क्या करता है, पहले ही बता देता है. कैसे बताता है? कंडक्ट से या एक्सप्रेस स्पेसिफिकली बता देता है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा. यहाँ पे ऑप्शन क्या है, हम वेट भी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, या हम तुरंत उसको कैंसिल कर सकते हैं इमीडिएटली. ओके, दूसरा जो है वो ड्यू एक्चुअल. एक्चुअल में वो बस ड्यू डेट आएगी उस दिन परफॉर्म नहीं करता. सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी तक आपने सीखनी थी. ये अब व्हाट आर द रेमेडीज? ब्रीच होगा तो रेमेडी क्या होती है? व्हाट आर द रेमेडीज फॉर दिस? नंबर 1 इज, नंबर 1 इज सूट फॉर डैमेजेस. व्हेन आई से डैमेजेस, तो इसका मतलब ये कि मुझे जो नुकसान हुआ है इसकी वजह से, ब्रीच की वजह से, मैं उसका कंपनसेशन डिमांड कर सकता हूं. नंबर 2, एज आई जस्ट टोल्ड यू, रिसिशन, है ना, मैं रिसिंड कर सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट को. नंबर 3, मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिमांड कर सकता हूं. एंड व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माने जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, मतलब जो प्रॉमिस था वही परफॉर्म कराना होगा.
इसमें पर्सनल जो सर्विस है वो एक्सेप्शन में है, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सनल सर्विस होगी वो आपके एक्सेप्शन में है, उसको हम जबरदस्ती नहीं कह सकते कि भाई तुम करो। चौथा हम जा सकते हैं इंजंक्शन के लिए। इंजंक्शन का मतलब रिस्ट्रेन करना, रुकवाना, यानी कि हम उसको बोलेंगे भाई ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो उसको रुकवाने के लिए फिर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, तो सूट फॉर इंजंक्शन, सिंपल लैंग्वेज में स्टे कह लीजिए, स्टे ऑर्डर चाहिए होता है ना, इंजंक्शन। अब जैसे कोई अगर एक्टर है, उसको हमारे यहाँ एक्टिंग करनी है, हमारे यहाँ नहीं कर रहा है, क्या उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं? नहीं, पर्सनल सर्विस है। कहीं और परफॉर्म कर रहा है, क्या वहां करने से रोक सकते हैं? यस। कैसे रोक सकते हैं? गो फॉर ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। ओके। देन सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपके जब ब्रीच हो गया है तो कुछ काम हो गया होगा, जितना हो गया है उसका पैसा हमें चाहिए। वी क्लेम द अमाउंट ऑफ एज मच एज डन, दैट इज क्वांटम मेरिट। ओके। अब बात करेंगे डैमेजेस की। डैमेजेस कितने प्रकार का होता है? ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डैमेजेस आर देयर? इफ यू टॉक अबाउट द डैमेजेस, तो डैमेजेस में जैसे let us talk about damages. Okay, so if I say damages, okay, अब जब मैं कहता हूँ कि डैमेजेस, तो इसमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ बातें हैं नहीं, बट इट इज इजी। कई प्रकार के डैमेजेस होते हैं। ऑर्डिनरी, नॉर्मली जो ब्रीच हुआ है उससे जो नुकसान हुआ है, नेचुरली जो भी नुकसान होगा वो मुआवजा मांगा जा सकता है, दैट इज ऑर्डिनरी डैमेज। अनदर इज स्पेशल डैमेज। इफ आई से स्पेशल डैमेज, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जो नुकसान हुआ है बट उससे हटके मुझे कुछ नुकसान होगा एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, तो वो स्पेशल है। बट इसमें स्पेशल में आपको याद होना चाहिए नोटिस, क्योंकि आप किस पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि नॉर्मली लोग उस चीज के लिए ना करते हो, तो आपके केस में इस पे नुकसान हो सकता है। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं और आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, बाकी जितने ट्रैवलर्स हैं उनको अगर एयरलाइन कंपनी कहेगी कि ये वाली डिलेड है दूसरी में चले जाओ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो इफ द कंपनी डिड नॉट परफॉर्म दैट पर्टिकुलर डे और वो डिले हो जाता है या वो कैंसिल हो जाती है, देयर इज अ ब्रीच। इन दैट सिचुएशन आपको एक स्पेशल नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको वहां जाने का पर्पज एक स्पेशल है। ऐसे प्रोबेबल नुकसान का आपको नोटिस देना पड़ता है। ओके, तभी वो आपको जो है स्पेशल डैमेज देगा। अदरवाइज जनरल डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेज ही मिलेगा आपको, है ना। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा? ऑर्डिनरी ही मिलेगा। तो नोटिस देना आपके जरूरी है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द नोटिस। तो आप नोटिस देंगे स्पेशल सर्कमस्टेंस के बारे में। देन विंडिक्टिव। विंडिक्टिव नॉर्मली आपने पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा, सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, है ना, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स। तो व्हाट इज द विंडिक्टिव पॉलिटिक्स? यानी कि कल तक आप सत्ता में थे तो आप कुछ करते थे हमारे खिलाफ, अब हम आ गए तो आपने जो हमारे खिलाफ किया है उसका हिसाब बराबर करना है ना। तो ये आपके बदला लेने की नीयत से विंडिक्टिव, जैसे कुछ ऐसा कह लीजिए, विंडिक्टिव। अब व्हेन वी से विंडिक्टिव, तो विंडिक्टिव में आपकी एक इंपॉर्टेंट बात ये आएगी कि ये केवल दो केस में होता है। एक, अगर शादी के प्रॉमिस का ब्रीच है ना, ब्रीच तो है बट किस चीज का? प्रॉमिस टू मैरी। प्रॉमिस टू मैरी। और दूसरा आपके
गलत तरीके से अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तब wrongful dishonor of check by bank, तो उसमें उसकी काफी बदनामी हो जाती है, जबकि गलती उसके पार्ट पे नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा होता है गलती उसके पार्ट पे नहीं है, डिसऑनर आपने कर दिया है, इंपॉर्टेंट इज wrongful, तो ऐसी सिचुएशन में फिर विंडिक्टिव, यानी कि उसके बदले में आपको कुछ करना पड़ेगा। क्यों हम उसमें डैमेजेस दे रहे हैं? जस्ट टू रिस्टोर द ऑनर ऑफ दैट पर्सन। मैरी करने का जो प्रॉमिस उसको ब्रीच कर दिया, उसमें पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट होती है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए डैमेज दिए थे, विंडिक्टिव डैमेजेस। ओके, तो उसका कोई मेजरमेंट तो है नहीं, देखिए कितनी फीलिंग हर्ट हुई। ओके, कभी कभी इसीलिए इसको एग्जाम्पलरी डैमेज भी कहते हैं, वी से इट, या तो ये कह लीजिए या एग्जाम्पलरी। ओके, exemplary. When we use the word exemplary, that means to set an example. Okay, exemplary यानी we want to set an example कि बाद में आगे लोग ऐसा ना करें, इसके लिए हम ये आपके दे रहे हैं। विंडिक्टिव हो गया ये। ओके, विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी। और क्या है? नॉमिनल डैमेजेस, ये नाम के लिए दिए जाते हैं, माने कि उसमें जरूरी नहीं दिया जाए, क्योंकि एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ ब्रीच बट एक्चुअल में कोई लॉस नहीं हुआ, देयर इज नो रियल लॉस इनकर्ड बाय द पार्टी। तो व्हेन नो रियल लॉस इज इनकर्ड बाय द पार्टी बिकॉज ऑफ द ब्रीच, ऐसे सिचुएशन में एक नॉमिनल वो लगाया जाता है, ओनली नॉमिनल, नॉट एक्ट। सो फॉर नेम सेक, फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द डिग्री, maybe it is even a 10 paisa or 1 rupee, right? So nominal. Then we have one more. Sometimes there is a delay. Let us say in delivery of the goods there is a delay, and because of that delay there is a deterioration in the quality, and for that deterioration compensation is required. But what is more important, इससे ज़्यादा important चीज़ आएगी, और वो है prefixed. Prefixed. Yes everybody, prefixed damages. जब हम बात करते हैं प्रीफिक्स्ड डैमेजेस की, तो नाम ही बता रहा है हमने पहले से फिक्स कर रखा है। अब इस प्रीफिक्स्ड डैमेज में भी दो बातें आती है, एक लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस आप पढ़ रहे हैं नीरज मुदगल सर के साथ, और हर कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। शांति बनाए रखेंगे, हर चीज समझ में आएगी। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। तो पार्टीज क्या करती हैं, वो एक रीजनेबल एस्टिमेट निकालती हैं। व्हाट दे फाइंड आउट? अ रीजनेबल एस्टिमेट, रीजनेबल एस्टिमेट, मतलब अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करेगी तो उसको क्या नुकसान होगा, उसका वो एस्टिमेट पहले से ही निकालते हैं। एंड वी आर यूजिंग द वर्ड लिक्विडेटेड, लिक्विडिटी यू नो, तो मॉनेटरी टर्म। तो प्रोबेबल लॉस जो है उसको हम एंटिसिपेट करते हैं, उसका एस्टिमेट निकालते हैं, और उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई ब्रीच होगा तो इतने अमाउंट का नुकसान होगा। बट दैट इज अ प्रॉपर एनालॉजी बिहाइंड दैट, एक प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट निकाला जाता है, तो उसे लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं। दूसरा है पेनल्टी। पेनल्टी के अंदर आपको याद रखना है बच्चों दैट ये एक आर्बिट्रेरी अमाउंट है, दिस इज
आर्बिट्रेरी अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो सकता है, पार्टी आपस में डिसाइड कर लेंगे। जनरली ये पेनल्टी है, प्यूनिटिव होता है नेचर में, पनिशमेंट के लिए। समझ रहे हैं कि अगर आपने गलत काम किया तो नुकसान क्या होगा वो अलग चीज है। मान लीजिए एक्चुअल में आपको 10 रुपए का ही नुकसान हो रहा है, बट पनिश द पेनल्टी विल बी ₹500। सो इट एक्ट्स एज अ डेटरेंस, ये डेटरेंस की तरह एक्ट करता है ताकि लोग ना करें। तो करेक्टर इसका यही है, देयर इज नो एस्टिमेट proportionate to which damages will be given. No estimate is being made, but an arbitrary amount by the will of the party is decided so that the parties are discouraged to do the breach of the contract. So this will be any amount. Generally, this is a high amount. This is a high amount. Is if there is a natural estimation of the loss, let's say there is a loss of 10 rupees, the amount over here would be around 500 rupees. So normally much higher than what the actual loss would be. So that is penalty. So these are the various types of damages that we come across in this chapter. आपने पढ़ा हो क्वांटम मेरिट, मैंने आपको समझा दिया। क्वांटम मेरिट में आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो पूरा होगा नहीं, बट कुछ स्टेज तक वो पूरा हो चुका है, इसलिए उसकी जितनी स्टेजेस पूरी हो गई हैं उसका जितना पैसा मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा, आप क्लेम कर सकते हैं। गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंने आपको समझाया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। उसमें आप ध्यान रखेंगे कि दो चीज़ें आपके कंपेयर करके यहाँ पर हम एक बार फिर से लिख सकते हैं। मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर आप देखेंगे मैंने दो बातें आपको बता दी हैं, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और दूसरा इंजंक्शन। लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द पर्सनल परफॉर्मेंस। तो अगर मैं बात करता हूँ पर्सनल परफॉर्मेंस की, लेट्स से देयर इज अ सिंगर, ये एग्जांपल आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा। तो सिंगर अगर है, इफ आई से कि नहीं इस सिंगर को ही गाना पड़ेगा, जबकि वो गाना नहीं चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं गा रहा है तो ब्रीच तभी तो होगा। लेकिन आपके हम कह रहे नहीं, हम तो चाहते हैं कि कोर्ट ऑर्डर करे कि उसको गाना ही पड़ेगा। कोर्ट ये ऑर्डर कर दे कि भाई सिंगर तुम गाओ, तो कभी भी कोर्ट ये ऑर्डर नहीं करेगा, कोर्ट विल नॉट ऑर्डर दिस, क्योंकि पर्सनल परफॉर्मेंस की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं दी जा सकती। पर्सनल सर्विस की, पर्सनल सर्विस यानी कि सिंगर है, एक्टर है, आपके डॉक्टर है, इनको हम ये नहीं कह सकते कि आपको करना ही पड़ेगा, while at the same time they're committing the breach but they cannot be forcefully ordered to do this. Okay, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा कि वही सिंगर अब क्योंकि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा है तो कहीं तो जा रहा होगा, तो कोर्ट से हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसको रोको, और सर आप ऑर्डर पास करो कि जिन दिनों में जिन डेट्स पे उसने हमें कमिटमेंट दिया था काम करने का, हमारे यहाँ परफॉर्म करेगा, गाएगा, कहीं और गा रहा है, रिस्ट्रेन हिम नॉट टू सिंग। ओके, तो ऑर्डर हम कहेंगे सर आप पास कर दीजिए नॉट टू सिंग। तो क्या हम ये ऑर्डर मांग सकते हैं कि सर ऑर्डर करिए टू सिंग? नो, ये ऑर्डर नहीं देगा। पर्सनल सर्विस में जबरदस्ती काम कराने का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। ओके, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं सर ऑर्डर हिम नॉट टू सिंग एट एनी अदर प्लेस ऑल्सो? आंसर इज यस। Now this order not to sing is restraining that person. This is called as injunction. तो अगर वो हमारे यहाँ नहीं परफॉर्म कर रहा, हम उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते हैं। नॉर्मल गुड्स डिलीवरी का केस है, अदर चीजें हैं, इसमें पर्सनल सर्विस नहीं, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकते हैं, ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन पर्सनल सर्विस में ऑर्डर नहीं होगा। लेकिन पर्सनल सर्विस में हमारे जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस काम नहीं आ रहा है तो हमारे लिए इंजंक्शन काम आता है, जिसमें हम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये हमारे यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, आप इसको सेम डेट्स पे दूसरी जगह परफॉर्म करने से रोकने का ऑर्डर पास कीजिए, दैट ही विल नॉट सिंग। सो ऑर्डर टू सिंग ओके नहीं पास करेगा कोर्ट, ऑर्डर नॉट टू सिंग ये तो पास कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज इंजंक्शन। तो ये यूनिट नंबर 5 के लिए था, छोटा सा था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द रेमेडीज, डैमेजेस एटसेट्रा, वो मैंने आपको करा दिए। ये सारी रेमेडीज हैं, इनको अच्छे से याद करिएगा।
ओके, चलिए।